प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग अष्टम का सिविक्स का अध्याय 5 न्यायपालिका देखेंगे। इसमें जानेंगे कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बारे में हम लोग तो अध्ययन कर चुके हैं। अब जानेंगे कि न्यायपालिका के बारे में संविधान में क्या प्रावधान है और न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है और सतत विकास लक्ष्य 16 ये क्या है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, एकीकृत है, इसको देखेंगे। विभिन्न उच्च न्यायालय के संदर्भ में देखेंगे कब कब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, और विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं को भी देखेंगे। और ये देखेंगे कि फौजदारी और दीवानी कानून क्या होता है। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हर एक व्यक्ति अदालत की शरण में जाकर इंसाफ मांग सकता है, उसे इंसाफ मिल सकता है, यह भी देखेंगे। और समझेंगे कि जनहित याचिका क्या होती है। हर इंसान को रोटी मिले, कोई भूख से न सोए, सरकार ने यह फैसला कैसे लिया, इसको भी देखेंगे। और आजीविका के अधिकार को जानेंगे। और सतत विकास लक्ष्य 2 भूखमरी समाप्त करना, इस संदर्भ में भी अध्ययन करेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। और इसके साथ साथ हर अध्याय की तरह महत्वपूर्ण शब्द संकलन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल देखते हैं, उसमें अदालत की कार्रवाई के बारे में भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। अभी के समय में जैसे कि देखे होंगे आप, याद होगा तो, कि सरकार से अदालत ने पूछती है कि सबों का टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा है, आपकी क्या योजना है। कभी कभी जब कोरोना के मामले बढ़ते गए तो कोर्ट ने पूछा कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इसके बारे में सरकार हलफनामा दायर करे, सरकार क्या चाह रही है। या जब रैली हो रही थी उसके बारे में भी कोर्ट ने आपत्ति की। कहने का मतलब है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हमें यह बात जानते हैं हम। और कार्यपालिका कानून लागू करती है, व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होता है, और न्यायपालिका का काम यह देखना होता है कि सब चीज सही तरीके से चल रहा है या नहीं, कानून सम्मत विधि संचालन हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उस पे वे सरकार से जवाब तलब भी करते हैं। और संविधान सम्मत कोई भी चीज है या नहीं, यह चीज भी देखना न्यायपालिका का काम है। हम लोग यह जानते हैं, पहले भी देखे हैं कि देश में कानून का शासन चलता है, कानून का शासन है। ये कानून क्या है, तो सभी कानून, कोई भी कानून है, समस्त कानून सभी व्यक्तियों पर, ऐसा नहीं किसी खास व्यक्तियों पर, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। सभी व्यक्तियों पर सभी कानून समान रूप से लागू होता है। इसको कहते हैं कानून का शासन। ये कानून का शासन लागू करने के लिए कैसे लागू होगा, तो इसके लिए हमारे पास न्याय व्यवस्था है। और न्याय व्यवस्था कैसे है, तो इसके लिए अदालतें हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और बहुत सारी अदालतें, विभिन्न प्रकार की अदालतें हैं कानून का शासन लागू कराने के लिए। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सभी व्यक्तियों का न केवल समान अधिकार है, समान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, बल्कि न्याय पाने का भी अधिकार है और अपनी सहमति भी व्यक्त करने का अधिकार है। खैर, तो यहाँ पर लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का महत्व है। और इसके साथ साथ अपने देश में शक्तियों का पृथक्करण है। पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने देखा है, शक्तियों का बंटवारा है। मतलब कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां अलग अलग है। ये संविधान में वर्णित कर दी गई है कि कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्यायपालिका का काम अलग है और
हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र रहे, पूर्णतः स्वतंत्र है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का अधीनस्थ में न्यायपालिका नहीं है, यह स्वतंत्र है। और स्वतंत्र है इसीलिए यह कोई भी निर्णय भी स्वतंत्र रूप से दे सकती है और संविधान के अनुसार यह कानून की व्याख्या भी करते हैं। यदि सरकारें, कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका कोई गलत काम करती है तो फिर न्यायपालिका उस पर प्रश्न उठाती है और उसे रद्द भी करने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान की रक्षा करने के साथ साथ उसकी व्याख्या भी समय अनुसार करती है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो व्यक्ति, समाज और देश, तमाम संस्थाएं, इनसे जुड़े अनेक मुद्दे पर अदालतें फैसले सुनाती है। किसी भी तरह का विवाद होने पर लोग अदालत तक पहुंचते हैं और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, उसे मान्यता दिलाने की कोशिश करते हैं और अदालतें जो निर्णय देती है संवैधानिक दृष्टि से वो मान्य होती है। जैसे विद्यार्थी की पिटाई को ही लें तो पहले स्कूल में बच्चों को छरी से पिटाई भी की जाती थी, लेकिन अब नहीं की जाती है। तो हालांकि यह सरकार का निर्णय है, लेकिन सरकार ने जब यह निर्णय दे दिया कि नहीं करना है और यदि ऐसी बातें होती है तो लोग अदालत तक जा सकते हैं। राज्यों के बीच किसी तरह का मतभेद हो जाए, कभी आप देखे होंगे पिछले अध्याय में कि किस तरह कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि में विवाद था। तो इस तरह का विवाद राज्य के बीच विवाद हो जाए या व्यक्ति के बीच विवाद हो या व्यक्ति और राज्य के बीच किसी तरह का मतभेद हो या किसी तरह का अपराध को सजा देने का प्रावधान हो, तो इस सब संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका हमें दिखती है। अदालत को फैसले करने का तो अधिकार है ही, उसे न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार है। ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है? तो सरकार जो कुछ कानून बनाती है तो वो संविधान सम्मत है या नहीं है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और यहाँ पर यह भी देखते हैं, यदि कोर्ट को लगता है कि संसद द्वारा पारित कानून संविधान के अनुकूल नहीं है, वह कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून को अपने न्यायिक समीक्षा के अधिकार के तहत उसे रद्द भी कर सकती है। कोर्ट कानून की रक्षा तो करती ही है, लोगों के मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो इसकी भी रक्षा कोर्ट करता है और लोग इसके प्रतिरोध में उच्च न्यायालय भी जाते हैं। पिछली कक्षाओं को स्मरण करें तो कक्षा 7 में जैसे कि आपने पढ़ा था हाकिम शेख का, कि किस तरह वो गिर गए थे, रेल से गिर गए थे और किसी कोर्ट ने किसी अस्पताल में उसका इलाज नहीं किया, सरकारी अस्पताल में, तो वह किसी तरह निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाए। बाद में उन्होंने मुकदमा किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है और यह मौलिक अधिकार में है, जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार में है, तो और इसकी रक्षा तो सरकारों को करनी पड़ेगी। और लापरवाही के कारण सरकार को उन्हें मुआवजा देना पड़ा। यहाँ पर हाकिम शेख का थोड़ा आप स्मरण करें, उसका चित्र, उसके बारे में वर्ग 7 में जो आप पढ़े थे उसका यहाँ पर हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। अदालत ने निर्णय दिया था कि हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे। सरकार को यह भी आदेश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा सरकार तैयार रखे और आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनका यह फैसला
पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है। यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किया है भारतीय संविधान में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या देखें तो अभी वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं। और हालांकि वर्तमान में शुरुआत में इसकी संख्या 8 ही थी, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अवस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कई क्षेत्रों में वर्गीकृत करके देखा जाता है, जैसे मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा का अधिकार एवं अन्य कई शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। केंद्र अथवा राज्य के बीच कोई विवाद हो अथवा दो राज्यों के बीच विवाद हो तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है। और हम जानते हैं कि कई तरह के 5 रिट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकती है। और यह भी देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय कोई अधिकार है कि निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ वह सुनवाई करता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होता है वह एक अभिलेखीय न्यायालय का काम करता है। उनका आदेश अभिलेख माना जाता है अन्य समस्त न्यायालय के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने का अधिकार किसी भी सूरत में किसी को नहीं होता है। और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। यदि उन्हें लगता है कि यह कोई कानून सही ढंग से नहीं बना है तो वह कानून को रद्द करने का अधिकार रखता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, आपसे संबंधित कोई विवाद हो और आप कोर्ट जाते हैं और वो न्यायाधीश किसी से प्रेरित रहते हैं, तो क्या वो सही न्याय आपके पक्ष में देगा? कदापि नहीं। यही चीज़ वहाँ पर भी हो सकती है। इसीलिए न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित किया गया है, स्वतंत्र रखा गया है। राजनेताओं का न्यायालय पर वर्चस्व यदि रहेगा तो स्वतंत्र निर्णय प्रभावित होगा। और हम जानते हैं कि इस देश में हर एक चीज़ राजनेताओं के निर्णय से प्रभावित होता है, कोई भी काम होगा तो। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? न्यायाधीश भी मजबूर होकर उसी के पक्ष में फैसले लेंगे। यहाँ पर वो स्वतंत्र होकर आम लोगों के हित में फैसला नहीं दे पाएंगे। इसीलिए न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है। अमीर और ताकतवर लोग हमेशा चाहते हैं कि वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करें, लेकिन संविधान ऐसी व्यवस्था नहीं करती है कि इस तरह की हो सैद्धांतिक तौर पर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं संविधान किसी भी तरह की दखलंदाजी वाली व्यवस्था नहीं करती। कोई सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के न्यायिक प्रक्रिया में दखलंदाजी करे। और हम यहाँ पर जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते प्रत्येक लोगों के भावनाओं, विचारों, अधिकारों का सम्मान करना, सबों में समानता का भाव हो, इस तरह की व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना बहुत ही जरूरी था। और हम यह भी देखते हैं कि अपने देश में शक्तियों का बंटवारा है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर स्तर पर कार्य सबों का बटा हुआ है। कोई किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अदालत सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती है। इस बात को हम समझें। अदालत एक स्वतंत्र इकाई है। यहाँ पर हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय
कोई हो, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सरकार की दखलंदाजी से नहीं होती है। अगर उसकी नियुक्ति सरकार की दखलंदाजी से होगी तो फिर फैसला प्रभावित हो सकता है। और न्यायपालिका के स्वतंत्र होने के कारण ही उसे काफ़ी ताकत का एहसास होता है, अन्यथा तो वो अधीन में चले जाएंगे। और हम देखते हैं कि न केवल किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, बल्कि विधायिका और कार्यपालिका का तो नियंत्रण नहीं ही है, लेकिन साथ साथ यदि विधायिका और कार्यपालिका अपने क्षेत्र में वो स्वयं किसी भी तरह की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो उसकी मनमानी पर भी नियंत्रण कोर्ट ही लगाती है। और इसके साथ यह भी देखें कि आम लोगों को यदि लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत जा सकता है और सरकार को अपना दायित्व निभाने के लिए बाध्य कर सकता है। अगर आपको लगे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अपने न्याय की खातिर अदालत जाते हैं और फिर वो अदालत आपके पक्ष में निर्णय देती है। उसे अपना काम करने के लिए जो सरकार व्यक्ति के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं वह उसे लागू करने के लिए बाध्य हो जाती है। हमारे देश में 3 स्तर पर न्यायालय है। ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद मध्य में उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला अदालत। जिला में, राज्य में और सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश भर में एक। राज्य का न्यायालय, उच्च न्यायालय वो भी एक, और एक जिला अदालत होती है। निचले स्तर पर जिला अदालत पर अदालतों की संख्या अधिक होती है। यहाँ कई तरह के न्यायालय होते हैं, इनको अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है, और ये छोटे शहरों में भी होते हैं। और ये बहुत निचले स्तर पर जो न्यायालय होते हैं वे बहुत तरह के मामले की सुनवाई करते हैं। और अब जान लें कि हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और पूरे देश के स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और यह दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सारे देश को मानना पड़ता है। और निचले स्तर पर आप ग्राम कचहरी भी देखते हैं, लेकिन ये ग्राम कचहरी की व्यवस्था अभी पूर्णतः पूरा रूप नहीं ले सका है। एक कल्पना पंचायती राज के माध्यम से किया गया है कि एक ग्राम कचहरी भी हो जहाँ की फैसले लिए जाएं, लेकिन ये न्यायालय की एक इकाई नहीं है। ये ग्राम पंचायत के स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई है। न्यायालय के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में एक रूपता देखने को मिलती है। उच्च न्यायालय को देखें तो देश में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना का श्रेय कलकत्ता उच्च न्यायालय को है। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हालांकि उसी वर्ष बम्बई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और यह भी जान लें कि तीनों शहर का नाम अब बदल गया है। कलकत्ता कोलकाता हो गया है, मद्रास चेन्नई कहलाता है और बम्बई मुंबई कहलाता है। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय का नाम अभी भी मद्रास उच्च न्यायालय ही है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। और देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। देश में भी हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। तो आपको लगता होगा कि जितने राज्य उतने उच्च न्यायालय होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। देश में अभी 25 उच्च न्यायालय ही है और कुछ एक राज्य, एक से अधिक राज्य अथवा एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक ही उच्च न्यायालय का काम करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब उच्च न्यायालय और
हरियाणा उच्च न्यायालय का भी क्षेत्र आता है। उसी तरह एक है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पूर्वोत्तर राज्य के असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सभी आते हैं। और सबसे हाल का उच्च न्यायालय देखें तो आंध्र प्रदेश में अमरावती उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से लागू हुई है। और यह भी जान लें कि कुछ उच्च न्यायालय के खंडपीठ बेंच दूर में भी रहते हैं ताकि काम की सुविधा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ उच्च न्यायालय, जैसे कि मद्रास उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय है। और देश में एकीकृत उच्च न्यायालय है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। देश में न्याय व्यवस्था जो है एकीकृत है। एकीकृत का मतलब है सारी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऊपर की अदालत के फैसले को नीचे की अदालत को मानना पड़ता है, उसी के अनुरूप नीचे की अदालत के फैसले भी प्रभावित होते हैं। और जो उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय हैं, उनका फैसला एक अभिलेखीय न्यायालय हो जाता है, मतलब कि उसके फैसले को नीचे के न्यायालय को भी मानना पड़ता है। अगर यहाँ पर एकीकृत न्याय की एकीकृत व्यवस्था के कारण यदि आप नीचे के फैसले से आप असंतुष्ट हैं तो आप ऊपर के न्यायालय में अपील कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं अपने फैसले के लिए। जैसे कि जिला से यदि आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और वहाँ असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इस तरह यहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपने देश में है। और व्यक्ति को यह नहीं लगे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसीलिए वह ऊपर तक के न्यायालय में जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है दिल्ली राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार का। एक मुकदमा, ऐसा मुकदमा आया जो कि किस तरह देखिए कि नीचे की अदालत से लेकर ऊपर की अदालत तक गया। यह घटना है 1980 के फरवरी महीने का। 1980 के फरवरी महीना में लक्ष्मण कुमार ने शादी किया। लक्ष्मण कुमार और सुधा, 20 वर्षीय सुधा गोयल की शादी हुई। दोनों का विवाह हुआ फरवरी 1980 में। दोनों दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे। और 2 दिसंबर 1980 को अस्पताल में सुधा की मौत हो जाती है। तो सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि सुधा का जो है हत्या किया गया है। और उसमें 4 पड़ोसी जो थे उसके फ्लैट में रहने वाले, उसको जो है गवाह बनाया गया। सुधा के घर वालों ने उन पर मुकदमा कर दिया था। और चूंकि गवाही भी थी, और जब कोर्ट में फैसला के लिए पहले गवाही जो कुछ होता है, जो कोई अपील करते हैं कि नहीं इनके साथ ऐसा हुआ, तो वहाँ पर फिर गवाह को गुजारना पड़ता है। गवाह ही के अनुरूप ही न्यायालय फैसले देती है। तो वहाँ पर जब गवाह गया तो गवाह ने कहा कि वो पड़ोसी थे उसके अगल बगल वाले, तो पड़ोसी को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या देखा था? तो पड़ोसी ने कहा कि 1 दिसंबर को रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी। तो ज़बरदस्ती बलपूर्वक उसके घर पे गए। घर पे गए तो देखे कि सुधा के साड़ी में आग लगा हुआ था। और उन्होंने फिर किसी तरह कंबल से, बोरा से ढककर उसका आग को बुझाया। और यह भी बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था, लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। तो इस तरह जो है गवाही दिया, उसके विरोध में फैसला आया। और मुकदमे के दौरान सुधा का परिवार वाले और एक पड़ोसी ने और कहा कि जो है ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम और एक स्कूटर दहेज के रूप में देना होगा। आप जानते थे कि उस समय जो है दहेज की भी प्रथा बहुत तेज़ी से विभिषका के रूप में थी, और दहेज के कारण लड़कियों को मार दिया जाता था। अभी भी ऐसा होता है, लेकिन सख्त कानून बनने के बाद इस पर थोड़ी कड़ाई हुई है, लेकिन दहेज का मामला तो चल ही जाता। खैर, तो वहाँ पर इस तरह की घटना हुई। तो उसके बाद बचाव में लक्ष्मण ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। उसकी माँ ने भी कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, इसी में उसकी साड़ी में आग लग गई। लेकिन फैसला गवाही उसके विरुद्ध था। और अदालत ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ, लक्ष्मण का बड़ा भाई सुभाष चंद्र, तीनों को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई।
जिन्हें मौत की सज़ा हो गई, तो उन लोगों ने फिर उच्च न्यायालय में अपील किया कि हम लोग बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। तो फिर वहाँ पर फिर चला जिरह चला, तो वहाँ पर चला तो वकील, दोनों तरफ का वकील रहता है, दोनों तर्क दिया और फिर वहाँ उच्च न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले को बदल दिया और उन्होंने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वो हत्या नहीं थी, जानबूझ के नहीं मारा गया था। और मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से सुधा जल गई थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया, छोड़ दिया कि नहीं, आप दोषी नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल में भी एक अध्याय में पढ़े थे किस तरह जो है दहेज के खिलाफ महिला संगठनों ने आंदोलन किया था और दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और लेकिन अदालतें दोषी के खिलाफ नहीं दे पा रही थी। खैर, तो यहाँ पर कितना धरना प्रदर्शन भी महिला संगठनों द्वारा किया जा रहा था। तो फिर उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ यहाँ पर फिर जो है लक्ष्मण, 1985 की घटना है, सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई की। वो फिर उच्च न्यायालय गया और वहाँ पर फिर जब कि उच्च न्यायालय उसको कैसे बरी कर दिया, वहाँ पर जब सुनवाई हुई, दोनों पक्ष के वकील का तर्क वितर्क सुना, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। तो वो निचले अदालत और उच्च न्यायालय दोनों के फैसले से एक अलग फैसला दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ जो है कि उनकी माँ और लक्ष्मण को तो दोषी पाया गया, लेकिन लक्ष्मण का जो बड़ा भाई था सुभाष चंद्र, उसको बरी कर दिया कि इसका दोष नहीं है, इसको जबरदस्ती फंसाया गया, क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह न्यायिक व्यवस्था में अगर हम निचले अदालत से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर की अदालत पर जाते हैं और हर संभव लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, इसकी व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की है। नीचे की अदालत को कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय, जिला लेवल पर के न्यायालय को। इसको कई अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय अथवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा कहीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सिविल जज न्यायालय, इन सब नामों से भी बुलाया जाता है अधीनस्थ न्यायालय को। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है कि यह जो आपने देखा कि अपील किस तरह, एक न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरे न्यायालय में अपील किए, तो इस तरह की अपील क्या सही है और इस संदर्भ में आप क्या अपना राय रखते हैं, इसको अपने शब्दों में लिखें। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विधि व्यवस्था की कई शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो आपने नाम सुना होगा दीवानी और फौजदारी का। ये दीवानी और फौजदारी क्या होता है इसको हम लोग बाद में जानेंगे, पहले देख लें। जैसे कि दहेज हत्या हुआ, तो यह हत्या एक समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, समाज का विरुद्ध, और यह हत्या आपराधिक हत्या हो जाती है। यह फौजदारी कानून के अंतर्गत आ जाती है और यह फौजदारी कानून का उल्लंघन है। हत्या के अलावा कोई सामान्य लेन देन या संबंधित और सभी तरह के मामले न्यायालय में आते हैं, तो ये सारे आपका दीवानी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, या दीवानी कानून और फौजदारी कानून के रूप में यहाँ विधि की व्यवस्था अलग अलग रूप में की गई है। अपराध की श्रेणी में आने वाले को जो तुरंत जिस पर एक्शन लिया जाना जरूरी है, उसको फौजदारी में रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फौजदारी कानून और दीवानी कानून में क्या अंतर है। तो फौजदारी कानून में क्या आता है, तो कुछ ऐसे व्यवहार, ऐसा क्रिया जो कानून की श्रेणी में अपराध माना गया है, यह फौजदारी में आएगा। जैसे चोरी करना, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या कर देना, ये सब फौजदारी में आएगा। और क्या आएगा, तो जैसे इसमें और क्या होता है, यदि ऐसा कुछ हो गया तो तुरंत आपको FIR कराना पड़ता है। लोग FIR कराते हैं। FIR होता है प्रथम
सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस अपराध की जांच करती है और फिर केस को अदालत में फाइल करती है, फिर अदालत में केस चलता है और अगर व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे जेल में भेजा जाता है, उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये था फौजदारी। और दीवानी क्या होता है? तो दीवानी, इसका संबंध व्यक्ति विशेष का अधिकारों के उल्लंघन की अवहेलना से है। जैसे कि आपका ज़मीन है, कोई उस पर कब्जा करना चाहता है, कब्जा कर लिया है, तो ये आपके अधिकार का वो उल्लंघन करता है। तो ऐसा कानून, ये सब दीवानी कानून में आता है। इसमें आपके अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। और जैसे इसमें उदाहरण, कोई चीज़ खरीद बिक्री होती है या कोई किराया किसी से लेन देन का कोई विवाद है, ये सब आएगा। या कोई तलाक से संबंधित मामला है, जीवित है लोग लेकिन कुछ विवाद है, तो ये सब दीवानी कानून में आता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो जो पीड़ित पक्ष होता है, जिसको कि लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वो न्यायालय में एक याचिका दायर करते हैं। और अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये फिर मामला चलता है केस में। और अदालत फिर क्या करती है? अदालत राहत की व्यवस्था करती है। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए, अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। ये तो आपको भी लगता होगा कि ऐसा ही आदेश देगी। तो इस तरह की बातें की जाती है। अब आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न है कि स्कूल जाने के क्रम में लड़कियों को कुछ लड़के छेड़ देते हैं, तो ये मामला किस में जाएगा? फौजदारी में या दीवानी में? और दूसरा कि यदि एक किराएदार और मकान वाले के बीच किसी तरह का किराया संबंधी विवाद है, तो यह किस में जाएगा? फौजदारी में या दीवानी में? इस दोनों प्रश्नों के जवाब आप दें। यहाँ पर कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक दृष्टि से हाँ, इसका जवाब होगा हाँ। हर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर रहे अथवा गरीब रहे, उसको उसके मौलिक अधिकार का यदि चरण हुआ है, उसका अधिकार का हनन हुआ है, तो यह प्रत्येक नागरिक को न्याय मांगने का अधिकार है, वो न्यायालय जा सकता है। पिछले अध्याय में भी आपने पढ़ा है, देखें हम लोग कि किस तरह की मौलिक अधिकार के हनन होने पर लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। और न्यायालय हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक है, उसका संरक्षक है, और उसी के सहारे लोग को लगता है कि यदि हमारी व्यवस्थापिका कार्यपालिका द्वारा कहीं पर किसी तरह की अवहेलना होती है, तो हम लोग न्यायालय तक जाते हैं और न्यायालय जा करके न्याय मांगते हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से यह बात सुनने में जितना अच्छा लगता है, व्यवहारिक रूप में उतना है नहीं। ऐसे तो कहा जाता है कि सभी व्यक्ति अदालत जा सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं, पर कोई गरीब आदमी यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो बहुत ही मुश्किल है कि वह सर्वोच्च न्यायालय तक चला जाएगा। जो आदमी खाना नहीं खा सकता है, मजदूरी किसी तरह करके जीवन जीता है, वो आदमी न्यायालय तक चला जाएगा। विशेष करके इस परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि संविधान की न्यायालय में बहुत से मामले पर फैसले तुरंत नहीं लिए जाते हैं। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक मामले अटके रहते हैं। तो ऐसे में जो है कितना दिन लोग इंतजार कर सकता है? हर आदमी के बस की बात नहीं है। और ऊपर के न्यायालय में तो वकील जो करते रहते हैं, वो उनकी भी फीस बहुत भारी संख्या में, बहुत ज़्यादा रहती है। तो हर कोई व्यवहारिक दृष्टि से वहाँ तक जा कर के न्याय पा लेगा, इसमें तो अभी देश को बहुत सफ़र तय करना बाकी है। सैद्धांतिक तौर पर भले ही ऐसी बात सही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह कारगर नहीं है। और विशेष करके यह भी देखा जा सकता है कि जितना पैसा खर्चा होता है, कागजी कार्रवाई होती है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी सब लोग 100% साक्षर तक नहीं हुए हैं, तो अपने अधिकार का भी ज्ञान उन्हें नहीं है, इतना समय लगता है। तो ऐसे में यह बात कह देना कि सब कोई न्यायालय में चला जाएगा शरण और उस इंसाफ हो जाएगा, यह बातें व्यवहारिक धरातल पर तो सही खरी नहीं उतरती है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह कुछ करे, ऐसी व्यवस्था करे कि सबों की पहुंच न्यायालय तक हो। और सबसे बड़ी बात है कि न्यायालय को चाहिए कि वह फैसले लेने में बहुत लेट लतीफ़ी न करे। कहा जाता है कि अधिक देर के बाद
फैसला नहीं रहता है, कैसे इंसाफ मिलेगा? कोई आदमी लड़ते लड़ते मर जाएगा तो उसको इंसाफ मिलेगा? कदापि नहीं। तो इतने दिनों के बाद फैसला कैसे रह जाएगा? कोई आदमी पीड़ित है तो उसको 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर फैसला देना चाहिए, किसी भी तरह का उसके अधिकार का कटौती होता है तो। लेकिन यह न्यायालय की व्यवस्था है, इसको तो न्यायालय को सुदृढ़ करना ही चाहिए जनहित में। और यह जनहित याचिका ही का ही परिणाम रहा कि आज आप यदि स्कूल में देखते होंगे कि बच्चों को भोजन मिलता है, हर एक बच्चों को भोजन मिलता है बिना किसी भेदभाव किए। तो यहाँ पर भी जनहित याचिका ने ही काम किया था कि सरकार को निर्देश दिया था कि नहीं, हर बच्चे को मिड डे मील दिया जाए। ये जनहित याचिका का ही परिणाम रहा था। लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों को भोजन नहीं मिलता है, और ऐसा देखा गया कि स्कूल में कई बच्चे जो है नहीं आ पा रहे थे। बाद में भी इसका व्यवहारिक पहलू यह है कि बहुत बच्चे को भोजन नहीं मिल पाता है, और स्कूल आते हैं तो उसको भोजन तक नसीब हो पाता है। तो यह भी एक सच्चाई है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर में उड़ीसा में जो है, राजस्थान और उड़ीसा, वहाँ सूखा पड़ा तो जो है लाखों लोगों को सामने जो है भोजन का अभाव पड़ गया, लोग को भोजन नहीं मिला, और जाहिर है जब भोजन नहीं मिलेगा तो लोग मरेगा। वहीं दूसरा चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकारी गोदाम में अनाज भरा पड़ा है, और बहुत सारा गेहूँ चूहों की भेंट चढ़ गया था। ऐसी बातें उस समय आई थी कि गोदाम में अनाज सड़ रहा है, वर्षा से भीग गया, रखने के लिए जगह नहीं है। और एक देखिए कितना विरोधाभास की स्थिति है, एक जगह भूख के कारण लोग मर रहे हैं, दूसरी जगह जो है अनाज सड़ जाता है, अनाज चूहा खा लेता है। तो कितना भयंकर स्थिति है। तो ये सब कारण भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बोला कि नहीं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर भूखे तक अनाज मिलनी ही चाहिए। अब यहाँ पर एक तीसरा स्थिति देखिए आप कि जो है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PCUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 21 में जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है, कि जीवन जिएगा कैसे, जीवन उसके लिए जाहिर है कि पहले भोजन का अधिकार होना चाहिए, भोजन ही नहीं मिलेगा तो सभी के लोग जिएगा कैसे। तो और सर्वोच्च न्यायालय ने तब आदेश दिया राज्य को कि सबको भोजन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। आप देखते होंगे कि गरीब आदमी को कम कीमत पर अनाजें उपलब्ध कराई जाती है। तो यह भी जो है सरकार की सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद राज्य सरकार ने ऐसा किया है। और यहाँ पर एक चित्र और देख सकते हैं आप कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो है सरकार को आदेश दिया कि वो नया रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में भी रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को नियुक्त करने का निर्देश दिया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह न्यायालय के काम के आदेश निर्देश के बाद राज्य सरकार सक्रिय हुई और फिर आम लोगों को इससे बहुत ही लाभ मिला, उसको भोजन मिल सका, भूखे मरने से वो बच सके। यहाँ पर एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि आम आदमी तक अदालत तक लगता है कि न्याय नहीं मिल पाएगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि संविधान के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर ऐसे ऐसे निर्देश दिए हैं जिससे आम जनजीवन की रक्षा हुई है और हर एक गरीब तक को मूलभूत जीने का अधिकार मिला है, भोजन का अधिकार मिला है और आजीविका का भी अधिकार मिला है। स्कूल में भोजन सभी 8 माह तक के बच्चों को भोजन करने का अधिकार, मध्याह्न भोजन सामूहिक रूप से दिया जाता है। और वहीं अदालत ने ऐसे भी फैसले दिए हैं जिनसे कि आम लोग को लगता है कि नहीं, ये अदालत बहुत ही अच्छे फैसले लेती है। यहाँ पर आप सतत विकास लक्ष्य 16 अथवा 13 अथवा 17 अथवा 5 इस रूप में देख रहे हैं कि किस तरह विज्ञापन के रूप में यह दिया गया है। दरअसल यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य इसे कहा जाता है और यह UNDP का प्रोग्राम है।
यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। इसके माध्यम से ऐसी कल्पना की गई है कि आने वाली पीढ़ी को किसी तरह की परेशानी न हो। ये जो प्राकृतिक विकास है यह सतत रूप से चलता रहे, इसके लिए 2015 से यह योजना चलाई जा रही है। पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए, समस्त संसार के नागरिक को ध्यान में रखते हुए 2015 से और 2030 तक इसकी लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण समय सीमा किया गया है। इसमें 17 गोल आपको दिखाई देंगे। इसके बारे में और जान लें कि यूएनडीपी के इस प्रोग्राम में भारत भी एक सहभागी देश है और 2015 में 193 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा की एक बैठक में इसे प्रस्ताव के रूप में पारित किया और इसके माध्यम से ऐसी कल्पना की गई कि सतत विकास लक्ष्य का सबको प्राप्त हो। इसके माध्यम से न्याय संगत व्यवस्था हो, सुरक्षित जीवन यापन हो, शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण हो, समृद्ध वातावरण का निर्माण हो और एक सुंदर ही विश्व का निर्माण करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार सतत विकास लक्ष्य 10 का उद्देश्य था असमानता को कम करना और सरकार ने अपने संवैधानिक दृष्टि से तो इसे स्थान अपने दिया ही है और हर एक दृष्टि से समानता के लक्ष्य को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर पिछले अध्याय में ही देखे थे हम लोगों ने कि सतत विकास लक्ष्य 5 इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता, महिला एवं पुरुष के बीच जो भेदभाव की सामाजिक स्थिति है यह दूर करना। और हम देखते हैं कि इस दिशा में हर एक देश अपने अपने स्तर से प्रयासरत रहती है। भारत सरकार ने भी प्रयास इस दिशा में किया है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो सतत विकास लक्ष्य 16 इसका उद्देश्य है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। पूरे समाज में शांति स्थापित हो, सबों को, हर एक लोगों को न्याय मिले और हर एक संस्था सशक्त रहे, अपने आप में किसी पर निर्भर न रहे और उसका समुचित उपयोग हो। ऐसा नहीं कि उस कोई भी संस्था का अपने मनमाफिक इस्तेमाल हो। उसी तरह सतत विकास लक्ष्य 2 का उद्देश्य है भूखमरी समाप्त करना। पूरे विश्व में भूखमरी कहीं नहीं रहे, यह लक्ष्य है और 2030 तक इसे दूर कर लेना है, यह लक्ष्य है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य अगर यूएनडीपी में, संयुक्त राष्ट्र में यह प्रोग्राम पास किया तो भारत सरकार ने भी अपनी सहमति दी और इस सहमति को अपने संविधान, अपने कानून में भी स्थान दिया। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि भूख से मौत नहीं होनी चाहिए, हर एक लोग तक अनाज पहुंचना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि हर एक गरीब को कम से कम कीमत पर अनाज मुहैया कराई जाती है। कहने का मतलब है कि किसी की मौत भूखमरी से न हो जाए, कोई भूख के लिए परेशान न रहे। तो ऐसी व्यवस्था करना न केवल अपने सरकार की जिम्मेवारी है बल्कि पूरे विश्व समुदाय की जिम्मेवारी है। यहाँ पर आप सतत विकास लक्ष्य 16 अथवा 13 अथवा 17 अथवा 5 इस रूप में देख रहे हैं कि किस तरह विज्ञापन के रूप में यह दिया गया है। दरअसल यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य इसे कहा जाता है और यह यूएनडीपी का प्रोग्राम है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। इसके माध्यम से ऐसी कल्पना की गई है कि आने वाली पीढ़ी को किसी तरह की परेशानी न हो। ये जो प्राकृतिक विकास है यह सतत रूप से चलता रहे, इसके लिए 2015 से यह योजना चलाई जा रही है।
पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए, समस्त संसार के नागरिक को ध्यान में रखते हुए 2015 से और 2030 तक इसकी लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण समय सीमा किया गया है। इसमें 17 गोल आपको दिखाई देंगे। इसके बारे में और जान लें कि यूएनडीपी के इस प्रोग्राम में भारत भी एक सहभागी देश है और 2015 में 193 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा की एक बैठक में इसे प्रस्ताव के रूप में पारित किया और इसके माध्यम से ऐसी कल्पना की गई कि सतत विकास लक्ष्य का सबको प्राप्त हो। इसके माध्यम से न्याय संगत व्यवस्था हो, सुरक्षित जीवन यापन हो, शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण हो, समृद्ध वातावरण का निर्माण हो और एक सुंदर ही विश्व का निर्माण करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार सतत विकास लक्ष्य 10 का उद्देश्य था असमानता को कम करना और सरकार ने अपने संवैधानिक दृष्टि से तो इसे स्थान अपने दिया ही है और हर एक दृष्टि से समानता के लक्ष्य को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर पिछले अध्याय में ही देखे थे हम लोगों ने कि सतत विकास लक्ष्य 5 इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता, महिला एवं पुरुष के बीच जो भेदभाव की सामाजिक स्थिति है यह दूर करना। और हम देखते हैं कि इस दिशा में हर एक देश अपने अपने स्तर से प्रयासरत रहती है। भारत सरकार ने भी प्रयास इस दिशा में किया है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो सतत विकास लक्ष्य 16 इसका उद्देश्य है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। पूरे समाज में शांति स्थापित हो, सबों को, हर एक लोगों को न्याय मिले और हर एक संस्था सशक्त रहे, अपने आप में किसी पर निर्भर न रहे और उसका समुचित उपयोग हो। ऐसा नहीं कि उस कोई भी संस्था का अपने मनमाफिक इस्तेमाल हो। उसी तरह सतत विकास लक्ष्य 2 का उद्देश्य है भूखमरी समाप्त करना। पूरे विश्व में भूखमरी कहीं नहीं रहे, यह लक्ष्य है और 2030 तक इसे दूर कर लेना है, यह लक्ष्य है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य अगर यूएनडीपी में, संयुक्त राष्ट्र में यह प्रोग्राम पास किया तो भारत सरकार ने भी अपनी सहमति दी और इस सहमति को अपने संविधान, अपने कानून में भी स्थान दिया। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि भूख से मौत नहीं होनी चाहिए, हर एक लोग तक अनाज पहुंचना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि हर एक गरीब को कम से कम कीमत पर अनाज मुहैया कराई जाती है। कहने का मतलब है कि किसी की मौत भूखमरी से न हो जाए, कोई भूख के लिए परेशान न रहे। तो ऐसी व्यवस्था करना न केवल अपने सरकार की जिम्मेवारी है बल्कि पूरे विश्व समुदाय की जिम्मेवारी है। यहाँ पर हम देखते हैं एक आजीविका का अधिकार, जैसे कि गरीबों के लिए जो है कुछ ऐसे फैसले आए जिससे लगता है कि नहीं, आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसका पहलू दूसरा दिखता है। जैसे गरीबों के आवास के अधिकार पर जैसे मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्ती, झुग्गी झोपड़ी को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा हाल में दिए गए फैसले पुराने फैसले के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठ की देखा जा रहा है, जबकि पहले 1985 में ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम के मामले में एक अलग ही फैसला दिया था कि उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को अधिकार है, उनको अपनी आजीविका बसाने का अधिकार है। यहाँ पर ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर का क्या मामला था, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि शहरी एरिया में स्लम बस्ती होती है। ये स्लम बस्ती क्या होती है कि कुछ जगह जो है गांव से लोग शहर की ओर पलायन करते हैं मजदूरी के लिए। गांव में उन्हें मजदूरी नहीं मिलता है, लोग खा नहीं पाते हैं सब दिन, तो शहर की ओर जाते हैं, और वहाँ बस जाते हैं।
इस तरह कालांतर में वहाँ की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, और वो जो जाते हैं तो उनके पास रहने की के लिए जगह नहीं होती है, ना ही घर मकान बना होता है, तो स्वाभाविक वो मजदूर होते हैं और वहाँ काम करते हैं। तो ऐसे में वो वहीं पर कहीं जहाँ पर जगह मिला झुग्गी झोपड़ी बना कर रह लेते हैं और दिन भर काम करते हैं, उसके बाद उसी में सो जाते हैं। तो उसके लिए जो है तो ये मामला 1985 का है, तो वहाँ पे सब सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 का में दिया गया जीवन का अधिकार का दायरा बहुत ही बड़ा है, व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखना नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे, सही नहीं है, पर तब क्या है, तो इसके लिए जो है आजीविका का भी अधिकार है, लोग कमाएगा तब तो खाएगा। तो यहाँ पर आजीविका क्या हुआ, जीने के साधन का अधिकार, और किसी भी व्यक्ति को जो जैसे कि झुग्गी झोपड़ी में काम करता है आजीविका ही नहीं रहेगा तो जाहिर है कि वो क्या होगा, वो मर जाएगा। झुग्गी झोपड़ी वाले जो है पटरियों पर रहते हैं, रोड पर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, और ये शहर में छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है, और वे अगर उनको झुग्गी और झोपड़ी से हटा दिया जाएगा तो उनका रोज़गार ही खत्म हो जाएगा, रोज़गार खत्म हो जाएगा तो फिर वो खाएगा कमाएगा क्या। तो इस तरह यहाँ पर उसके पक्ष में फैसला आया था। यहाँ पर इसके बाद भी देखते हैं हम लोग कि कभी कभी न्यायालय का दूसरा रूप आपको इस रूप में भी दिखेगा कि न्यायालय तक आम लोगों की पहुँच तो होती है लेकिन कई मामले में नहीं भी हो पाती है, और कई बार क्या होता है इंसाफ इतना देरी से मिलता है कि इंसाफ में इतना देरी हो जाता है कि लगता नहीं कि उसे इंसाफ मिल रहा है, और कहा जाता है इंसाफ में देरी यानी इंसाफों का ही कत्ल हो जाता है। अब कोई मामला 25 साल 30 साल बाद चलेगा, आएगा, खुलेगा तो क्या होगा, आप लड़ते लड़ते ही परेशान हो जाते हैं, आपका परिवार फिर उसमें परेशान हो जाता है और इंसाफ नहीं मिल पाता है। इस तरह जो है और एक खामियाँ भी है कि जितना कि न्यायाधीश होने चाहिए पद के अनुरूप उसकी बहाली नहीं होती है उतना, जिसके कारण भी जो है दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक चित्र आपको दिखा रहे हैं PAC का, क्या है यहाँ पे हासिमपुरा की कुछ मुसलमान 22 मई 1987 की घटना है। हासिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में इतना विलंब हुआ कि उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया कि नहीं यहाँ लाओ। और इसमें प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को ये फोटो ली गई है। खैर, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है कितना 2018 और 1987 तो 30 साल के बाद 31 साल के बाद फैसले आते हैं। तो इतने देरी के बाद जो फैसले आते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि कहीं न कहीं न्यायालय में भी बहुत ही सुधार की ज़रूरत है। फैसले में इतना भी लेट नहीं कर लिया जाए कि जो है लोग फैसले को ही भूल जाए, स्वरूप ही मामले का बदल जाता है तब तक में। और फिर भी अंत में निष्कर्ष के रूप में हम इतना कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय आज़ाद है, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर लोगों को भरोसा है। लोग अभी भी उम्मीद की किरण के रूप में न्यायालय की ओर देखते हैं और कि हमें वहाँ वाजिब इंसाफ मिलेगा, हमें जो अधिकार है वो दिलाया जाएगा, और आम लोग अपने प्रतिनिधि को, अपने जनप्रतिनिधि को जिसने शक्ति सौंप देते हैं कि जाइए मेरे लिए कानून बनाइए, और अगर वो कानून नहीं बना पाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर अंकुश रखती है। कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायालय अंकुश बनाए रखे, इस उम्मीद से लोग जीते हैं। आम नागरिकों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायाधीश है, तो लोग इस उम्मीद में लगे रहते हैं। और संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण के समय स्वतंत्र न्यायपालिका का जो सपना देखा था, यह पूरी तरह स्वतंत्र हो, यही हर लोग कामना करेंगे ताकि आम लोग के हितों की रखवाली हो, उसका विकास हो। अन्यथा सरकार आज की तारीख में कल्याणकारी कार्य को तो करती है,
लेकिन बहुत ऐसे कार्य करती है जिससे कि लगता है कि सभी लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। वहीं जब न्यायालय हस्तक्षेप करती है तो एक उम्मीद की किरण जगती है। बहरहाल हमारा न्यायालय स्वतंत्र है और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे कार्य करते रहे हैं जिससे लगता है कि न्यायपालिका पर कोई अंकुश नहीं है और यही स्वतंत्र रहे, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत रहे, यही हम लोग उम्मीद भी करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ प्रश्न। तो कुछ प्रश्न आपके लिए कि कानून का शासन क्या होता है, आप ये बताएं। आप बताइए कि सबसे ऊपर में न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है, और सुधा गोयल के मामले में आपका क्या ख्याल है। सुधा गोयल केस आपको याद होगा, सुधा गोयल लक्ष्मण उसका पति और वो मर गई थी। तो अगर आप सोचिए कि अगर वो दोबारा अदालत में नहीं जाते तो क्या सही फैसला मिल पाता, और ये इस फैसले के प्रकरण में आप क्या समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हर कोई वहाँ तक जाने की हिम्मत कर सकता है, पहुँच रख सकता है। इस संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी होती है। अच्छा, जनहित याचिका के लाभ आप बताइए। और एक प्रश्न और आपके लिए, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस बात से आप क्या समझते हैं। और यहाँ पर हम एक पोस्टर देख रहे हैं, भूख से मौत जिम्मेदार कौन। भूख से, इस पोस्टर में कहा गया है भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब कि गोदाम में अनाज रहेगा और लोग भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और यह सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक इंसान को रोटी की व्यवस्था करे, कोई भूखे ना सोए, इसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार यदि अपना कर्तव्य निभाएगी तो बहुत सा मामला अदालत में जाएगा ही नहीं। यहाँ पर कुछ सब संकलन के रूप में हर अध्याय की भांति यहाँ पर देख लेते हैं। बरी करना क्या होता है। तो बरी करना का मतलब होता है जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। आपके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और नहीं मिला उसको कोई सबूत, आपको बरी कर यानी कि छोड़ दिया, यही हुआ बरी करना। अपील करना क्या हुआ। अपील करना क्या हुआ, जैसे निचली अदालत में आप कुछ फैसला दिया, आप उसके विरुद्ध उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी अदालत में जाते हैं कि ये फैसला के खिलाफ हम यहाँ जा रहे हैं, तो अपील करना हुआ। मुआवजा क्या होता है। मुआवजा होता है किसी नुकसान, आपको कोई नुकसान हो गया, कोई क्षति हो गई, उसकी भरपाई के लिए जब आपको कुछ पैसा दिया जाता है तो वो होता है मुआवजा। आप देखे होंगे कि किसान को जो है कि धान सूखा पड़ गया तो उसको मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह की, या एक्सीडेंट हो गया उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें अब सुने होंगे। बेदखली, बेदखली क्या होता है, जैसे कि जो ज़मीन में जिस मकान में आप रह रहे हैं यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए तो ये बेदखली हुआ, बेदखल कर देना, वहाँ से उसको हटा देना। उल्लंघन क्या होता है, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहता है। आपको मौलिक अधिकार है और इस पर कोई रोक लगाता है, कोई ज़बरदस्ती आपका जो है अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो यह उल्लंघन माना जाएगा। इस तरह यह अध्याय न्यायपालिका समाप्त होती है। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।